अध्याय 11। दुष्ट राजा और गुगली गू। जब हमारे मित्र महल के बड़े द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कई सैनिक शानदार वर्दी पहने हुए थे। वे तलवारों और भालों से लैस थे। कैप्टन बिल सीधे उनके पास गए और पूछा, क्या राजा घर पर हैं? कठोर उत्तर मिला, महामहिम, राजा क्रूर इस समय अपने शाही महल में निवास कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हम अंदर जाकर हाल चाल पूछेंगे, कैप्टन बिल ने दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उसका रास्ता रोक दिया। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? सैनिक ने पूछा। यदि हम आपको बता दें तो भी आप नहीं जान पाएंगे, नाविक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम एक अजनबी देश में अजनबी हैं। ओह, अगर आप अजनबी हैं तो आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, सैनिक ने अपना भाला नीचे करते हुए कहा। महाराज अजनबियों से बहुत प्यार करते हैं। क्या यहाँ बहुत से अजनबी लोग आते हैं? ट्रॉट ने पूछा। आप हमारे देश में आने वाले पहले व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन महामहिम ने अक्सर कहा है कि अगर अजनबी कभी जिंक्सलैंड आते हैं तो वे देखेंगे कि उनका समय बहुत ही मजेदार होता है। कैप्टन बिल ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी खुजाई। वो इस आखिरी टिप्पणी से बहुत प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि चूंकि जिंक्सलैंड से भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राजा का साहपूर्वक सामना करना और उसका पक्ष जीतने की कोशिश करना बुद्धिमानी होगी। इसलिए वे एक सैनिक के साथ महल में दाखिल हुए। ये निश्चित रूप से एक बढ़िया महल था, जिसमें कई बड़े कमरे थे, सभी खूबसूरती से सुसज्जित थे। मार्ग घुमावदार और सुंदर ढंग से सजाए गए थे, और इनमें से कई का अनुसरण करने के बाद सैनिक उन्हें एक खुले प्रांगण में ले गया जो विशाल भवन के बिल्कुल बीच में था। ये चारों ओर से ऊंची बुर्ज वाली दीवारों से घिरा हुआ था, और इसमें फूलों की क्यारियां, फव्वारे और कई रंगीन संगमरमर के रास्ते थे जो विचित्र डिजाइनों में एक साथ मेल खाते थे। प्रांगण के मध्य के पास एक खुली जगह में उन्होंने दरबारियों और उनकी महिलाओं के एक समूह को देखा, जिन्होंने एक दुबले पतले आदमी को घेर रखा था, जिसने अपने सिर पर एक रत्न जड़ित मुकुट पहना हुआ था। उसका चेहरा कठोर और उदास था और उसकी आधी बंद पलकों के छेदों से उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह चमकीले साटन और मखमल के कपड़े पहने हुए था और एक सुनहरे सिंहासन कुर्सी पर बैठा था। ये व्यक्ति राजा क्रूअल था, और जैसे ही कैप्टन बिल ने उसे देखा, बूढ़े नाविक को तुरंत पता चल गया कि वह जिंक्सलैंड के राजा को पसंद नहीं करने वाला है। नमस्ते, यहाँ कौन है? महाराज ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अजनबी, महाराज, सिपाही ने उत्तर दिया, इतना नीचे झुका कि उसका माथा संगमरमर की टाइलों को छू गया। अजनबी है न? अच्छा अच्छा, कैसा अप्रत्याशित आगमन। आगे बढ़ो अजनबियों और अपना लेखा जोखा दो। राजा की आवाज उसके चेहरे की बनावट की तरह ही कठोर थी। ट्रॉट थोड़ा कांप उठा, लेकिन कैप्टन बिल ने शांति से जवाब दिया, हमारे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हम आपके देश को देखने आए हैं और देखना चाहते हैं कि हमें ये कैसा लगता है। जिस तरह से आप बोलते हैं, उससे लगता है कि आप नहीं जानते कि हम कौन हैं, वरना आप हाथ मिलाने और हमें सीट देने के लिए उछल पड़ते। हम जिस विशाल बाहरी दुनिया से आते हैं, वहाँ राजा आमतौर पर हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन इस छोटे से राज्य में जो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों के पास ज्यादा संस्कृति नहीं है। राजा ने इस साहसिक भाषण को विस्मय से सुना, पहले तो भौहें सिकोड़ी और फिर दोनों बच्चों और बूढ़े नाविक को स्पष्ट जिज्ञासा से देखा। दरबारी डर से स्तब्ध थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी अपने स्वार्थी, क्रूर राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि महामहिम कुछ हद तक डरे हुए थे, क्योंकि क्रूर लोग हमेशा काया होते हैं, और उन्हें डर था कि इन रहस्यमय अजनबियों के पास जादुई शक्तियां हो सकती हैं जो उन्हें तब तक नष्ट कर देंगी जब तक कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार न करें। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को नए आगंतुकों को सीटें देने का आदेश दिया, और उन्होंने कांपते हुए जल्दबाजी में आज्ञा का पालन किया। बैठने के बाद कैप्टन बिल ने अपना पाइप जलाया और उससे धुआं उड़ाना शुरू किया। ये दृश्य उनके लिए इतना अजीब था कि वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत राजा ने पूछा, तुम इस गुप्त देश में कैसे पहुंचे? क्या तुम रेगिस्तान या पहाड़ पार करके आए?
रेगिस्तान, कैप्टन बिल ने उत्तर दिया, मानो ये कार्य इतना आसान हो कि इस पर बात करना उचित न हो। वास्तव में इससे पहले कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था, राजा ने कहा। ठीक है, ये काफी आसान है, अगर आप जानते हैं कि कैसे। कैप्टन बिल ने इतनी लापरवाही से कहा कि यह उनके श्रोताओं को बहुत प्रभावित कर गया। राजा बेचैनी से अपने सिंहासन पर हिल गया। वह पहले से कहीं ज्यादा इन अजनबियों से डर गया था। क्या आप जिंक्सलैंड में लंबे समय तक रहने का इरादा रखते हैं? उनका अगला चिंतित प्रश्न था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें ये कैसा लगता है, कैप्टन बिल ने कहा। अभी मैं आपके महाराज को सुझाव दे सकता हूँ कि वे अपने छोटे से महल में हमारे लिए कुछ कमरे तैयार करवा लें, और तले हुए प्याज और अचार के साथ शाही भोज हमारे पेट को हल्का कर देगा और हमें अब की तुलना में थोड़ा ज्यादा खुश कर देगा। राजा क्रूल ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन उनकी आंखें उनकी दरारों के बीच से एक दुष्ट तरीके से चमक रही थीं, जिससे ट्रॉट को उम्मीद थी कि भोजन में जहर नहीं होगा। राजा के आदेश पर उनके कई सेवक महल के नौकरों को उचित आदेश देने के लिए जल्दी से चले गए, और जैसे ही वे चले गए, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आंगन में आया और राजा के सामने झुक गया। यह अप्रिय व्यक्ति आलीशान मखमली कपड़े पहने हुए था, जिसमें बहुत सारे फरबेलों और लेस लगे हुए थे। वह सोने की जंजीरों, बारीक नक्काशीदार अंगूठियों और रत्नजटित आभूषणों से सुसज्जित था। वह धीमे कदमों से चलता था और सभी दरबारियों को घूरता था, मानो वह खुद को उन सभी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ समझता हो। अच्छा अच्छा महाराज, क्या खबर है, क्या खबर है? उसने तीखी, फटी आवाज में पूछा। राजा ने उसे क्रोधित दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, कोई खबर नहीं, लॉर्ड गुगलीगू, सिवाय इसके कि अजनबी लोग आ गए हैं। गुगलीगू ने कैप्टन बिल की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली और ट्रॉट और बटन ब्राइट की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। फिर उसने कहा, अजनबियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है महाराज, लेकिन राजकुमारी ग्लोरिया बहुत दिलचस्प है, वाकई बहुत दिलचस्प। वह क्या कहती है महाराज? क्या वह मुझसे शादी करेगी? राजा ने उत्तर दिया, उससे पूछो। मैंने कई बार ऐसा किया है और हर बार उसने मना कर दिया है। ठीक है, राजा ने कठोरता से कहा। ठीक है, गुगलीगू ने प्रसन्न स्वर में कहा, जो पक्षी गा सकता है और नहीं भी गाता, उसे गाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। हाँ, राजा ने व्यंग्य किया। पक्षी के साथ तो यह आसान है, लेकिन लड़की के साथ इसे संभालना कठिन है। फिर भी, गुगलीगू ने जोर दिया, हमें कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। मुख्य समस्या यह है कि ग्लोरिया को लगता है कि वो उस दुखी माली के लड़के पोन से प्यार करती है। मान लीजिए कि हम पोन को महान खाड़ी में फेंक दें महाराज, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, राजा ने उत्तर दिया। वो फिर भी उससे प्रेम करेगी। बहुत बुरा, बहुत बुरा। गुगलीगू ने आह भरी। मैंने एक बुशल से ज्यादा कीमती रत्न अलग रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत एक राजा की फिरौती के बराबर है, जिसे मैं ग्लोरिया से शादी के दिन आपके सामने पेश करूंगा। राजा की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह धन को सबसे अधिक प्यार करता था, लेकिन अगले ही क्षण उसने फिर गहरी भौहें सिकोड़ ली। पोन को मारने से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, उसने बुदबुदाया। हमें जो करना है वह है ग्लोरिया के मन में पोन के लिए प्यार को खत्म करना। ये बेहतर है अगर आप ऐसा करने का कोई तरीका खोज सके, गुगलीगू ने सहमति जताई। अगर आप ग्लोरिया के उस माली के लड़के के प्रति प्यार को खत्म कर सके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में महाराज, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उन रत्नों की संख्या पूरी तरह से 1.5 बुशल होनी चाहिए। तभी एक संदेशवाहक दरबार में आया और बताया कि अजनबियों के लिए भोज तैयार है। इसलिए कैप्टन बिल, ट्रॉट और बटन ब्राइट महल में दाखिल हुए और उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहां मेज पर बढ़िया दावत सजी हुई थी। मुझे वह लॉर्ड गुगलीगू पसंद नहीं है, ट्रॉट ने टिप्पणी की, जबकि वह खाने में व्यस्त थी। नहीं मैं, कैप्टन बिल ने कहा, लेकिन हमने जो बातें सुनी हैं उससे मुझे लगता है कि माली का लड़का राजकुमारी को नहीं पा सकेगा। शायद नहीं, लड़की ने जवाब दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बूढ़ी गुगली भी उसे नहीं पकड़ पाएगी। राजा का मतलब उसे उन सभी रत्नों के बदले बेचना है, बटन ब्राइट ने कहा।
उसका मुंह आधा केक और जैम से भरा हुआ था। बेचारी राजकुमारी, ट्रॉट ने आह भरी। मुझे उसके लिए दुख है, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन अगर वह गुगली गू को मना कर देती है और उसका मतलब भी यही होता है, तो वे क्या कर सकते हैं? कैप्टन बिल ने सलाह दी, हमें एक अजीब राजकुमारी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम खुद इस क्रूर राजा के साथ बहुत सुरक्षित नहीं हैं। दोनों बच्चों को भी ऐसा ही महसूस हुआ और भोजन के शेष समय तक वे तीनों ही गंभीर बने रहे। जब वे खाना खा चुके तो नौकर उन्हें उनके कमरों में ले गए। कैप्टन बिल का कमरा महल के एक छोर पर था, बहुत ऊपर, और ट्रॉट का कमरा विपरीत छोर पर था, बल्कि नीचे। बटन ब्राइट के लिए उन्होंने उसे बीच में रखा ताकि सभी यथासंभव दूर रहें। उन्हें यह व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन सभी कमरे सुंदर ढंग से सुसज्जित थे और राजा के मेहमान होने के नाते उन्हें शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। जब अजनबी लोग प्रांगण से चले गए तो राजा और गुगली गू ने आपस में काफी देर तक बातचीत की और राजा ने कहा, मैं अभी ग्लोरिया को आपसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वे अजनबी लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। मुझे संदेह है कि लकड़ी के पैरों वाले उस आदमी के पास बहुत जादुई शक्तियां हैं, अन्यथा वह कभी भी खुद को और उन बच्चों को जानलेवा रेगिस्तान में ले जाने में सक्षम नहीं होता। मुझे वह पसंद नहीं है, वो खतरनाक दिखता है, गुगली गू ने उत्तर दिया। लेकिन शायद तुम उसके जादूगर होने के बारे में गलत सोच रहे हो। तुम उसकी शक्तियों का परीक्षण क्यों नहीं करते? कैसे? राजा ने पूछा। दुष्ट चुड़ैल को बुलाओ, वो तुम्हें एक क्षण में बता देगी कि वो लकड़ी के पैर वाला व्यक्ति एक आम आदमी है या कोई जादूगर। हाँ, यह एक अच्छा विचार है, राजा चिल्लाया। मैंने पहले दुष्ट चुड़ैल के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन वह महिला अपनी सेवाओं के लिए भारी इनाम की मांग करती है। कोई बात नहीं, मैं उसे पैसे दे दूंगा, धनी गुगली गू ने वादा किया। इसलिए एक नौकर को दुष्ट चुड़ैल को बुलाने के लिए भेजा गया, जो राजा क्रूल के महल से कुछ ही दूरी पर रहती थी। जब वे उसका इंतजार कर रहे थे तो मुरझाए हुए बूढ़े दरबारी ने प्रस्ताव रखा कि वे राजकुमारी ग्लोरिया से मिलने जाएं और देखें कि क्या वह अब ज्यादा खुशमिजाज मूड में नहीं है। इसलिए दोनों एक साथ चल पड़े और महल की तलाशी ली, लेकिन ग्लोरिया नहीं मिली। अंत में गुगली गू ने सुझाव दिया कि वो शायद पीछे के बगीचे में हो, जो झाड़ियों और पेड़ों से भरा एक बड़ा पार्क था और एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। और जब वे रास्ते के एक कोने में मुड़े तो उन्हें एक शांत कोने में सुंदर राजकुमारी और उसके सामने घुटने टेकते हुए माली के लड़के पोन को देखकर कितना गुस्सा आया। क्रोध से दहाड़ते हुए राजा आगे बढ़ा, लेकिन पोन ने एक सीढ़ी के सहारे दीवार को फांद लिया था, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, और जब उसने राजा को आते देखा तो वह सीढ़ी पर चढ़ गया और भाग निकला। लेकिन इससे ग्लोरिया का सामना उसके क्रोधित संरक्षक, राजा और बूढ़े गुगली गू से हुआ, जो क्रोध से कांप रहा था जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। राजकुमारी को बांह से पकड़कर राजा ने उसे वापस महल में खींच लिया। उसे नीचे की मंजिल पर एक कमरे में धकेलकर उसने दुखी लड़की के लिए दरवाजा बंद कर दिया। और उसी क्षण दुष्ट चुड़ैल के आगमन की घोषणा हुई। ये सुनकर राजा मुस्कुराया, जैसे बाघ अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। और गुगली गू भी मुस्कुराया, जैसे सांप मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पास दो नुकीले दांतों के अलावा कोई दांत नहीं था। और इन मुस्कुराहटों से एक दूसरे को डराने के बाद वे दोनों भयानक आदमी दुष्ट चुड़ैल से मिलने के लिए शाही परिषद कक्ष में चले गए।